Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we have a new topic that is functional derivatives of carboxylic acids. Now we have already studied about functional derivatives of carboxylic acid. Now we will study them in detail one by one. We have seen that we can prepare different derivatives from acids. This is carboxylic acid. When we treat carboxylic acid with thionyl chloride, acid halide is formed. When we treat carboxylic acids with another molecule of carboxylic acids, we get a molecule of acid anhydride. And when we treat carboxylic acids with an alcohol, then we get esters. And when we treat carboxylic acids with a molecule of ammonia, then we get a molecule of an amide. Now, these four acid halides, acid anhydrides, esters, and amides, these are known as derivatives of acid, and they are all have acyl group just similar to carboxylic acid. Acyl group is present in all of these derivatives, and this group is functional. So these are known as functional derivatives of carboxylic acids. Now, first of all, we have to see what type of reactions are shown by acyl carbon. So it's nucleophilic addition at the acyl carbon. Now we know that in case of aldehydes and ketones, C double bond O group is present. ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन्स में भी कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट होती है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी प्रेजेंट है। तो हम पहले एल्डिहाइड कीटोन्स का ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखेंगे और फिर हम इसको कंपेयर करेंगे विद दैट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर हम एल्डिहाइड कीटोन्स को देखें, ये फर्स्ट स्टेप जो है न्यूक्लियोफाइल जनरेट करने के लिए, पावरफुल न्यूक्लियोफाइल जनरेट करने के लिए हम कोई भी कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। हम एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, बेस एज अ कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, जिससे जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो पावरफुल हो जाएगा या स्ट्रांग हो जाएगा। नाउ इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, carbonyl carbon has partial positive charge and oxygen has partial negative charge, and nucleophile has negative charge, so it will attack on this carbonyl carbon and double bond is shifted to oxygen. So we get this type of molecule in which nucleophile is attached with carbon and oxygen is negatively charged. Now this negatively charged oxygen then gets one proton from nucleophile. So it becomes OH group and nucleophile is created from this मॉलिक्यूल फ्रॉम सेकंड मॉलिक्यूल। फर्स्ट न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैच हो गया है कार्बन के साथ, ये सेकंड न्यूक्लियोफाइल है जिससे प्रोटॉन लिया है ऑक्सीजन ने। अब अगर हम इसको देखें तो ये रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन, ठीक है। ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एट दिस कार्बोनिल कार्बन एट एसाइल कार्बन, ये है एडिशन रिएक्शन। लेकिन जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिएक्शन देखते हैं या हम उनके डेरिवेटिव्स के रिएक्शन देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें फर्स्ट वन ऐसे ही होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, बट उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन होती है एट एसाइल कार्बन एटम। और उस मैकेनिज्म में भी जो इंटरमीडिएट बनता है वो बिल्कुल ऐसे ही टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है, और बाद में जब एलिमिनेशन हो जाती है तो उसके बाद दोबारा से उसमें एसाइल ग्रुप रीजनरेट हो जाता है। अब हमने इन दोनों रिएक्शंस को कंपेयर करना है, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एंड दैट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब हम मैकेनिज्म देख रहे हैं फॉर एसाइल ट्रांसफर बाय न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन के। इसमें एसाइल ग्रुप पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है? अब एसाइल ग्रुप में हमने लिया एसिड हेलाइड आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स। अब कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, और हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल में भी ऑलवेज टू पार्ट्स होते हैं, एक पार्शियल पॉजिटिव होता है और एक पार्शियल नेगेटिव। पॉजिटिव ऑलमोस्ट बहुत सारे रिएक्शंस में मोस्टली वो हाइड्रोजन एटम ही होता है। अब न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज है, सो इट विल अटैक ऑन दिस कार्बोनिल कार्बन एंड बॉन्ड इज शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अब ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट हमारे पास बन गया है।
इस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में न्यूक्लियोफाइल जो है इसके पास प्रोटॉन प्रेजेंट भी हो सकता है, या अगर हमने सम केसेस कोई कैटलिस्ट यूज किया है तो मे बी कैटलिस्ट पहले से ही इस प्रोटॉन को न्यूक्लियोफाइल से सेपरेट कर दे। लेकिन अगर प्रोटॉन प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोफाइल पे अटैक के बाद पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो फिर ये प्रोटॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसमें क्या होगा, एल्डिहाइड कीटोन्स में क्या था, नेक्स्ट स्टेप में ये जो ऑक्सीजन है ये उस रिएक्शन मिक्सचर में जो भी रिएजेंट प्रेजेंट है जिसके पास प्रोटॉन होगा ये उससे प्रोटॉन ले लेगी और जो ओवरऑल प्रोडक्ट है वो एडिशन प्रोडक्ट होगा। लेकिन एसिड, जितने भी एसिड डेरिवेटिव्स हैं या एसिड है उनमें क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज दोबारा से यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ से एक ग्रुप लीव कर जाएगा, और नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें दोबारा से जो एसाइल ग्रुप है वो रीजनरेट हो जाएगा, और जो भी ये लिविंग ग्रुप लीव करेगा ये न्यूक्लियोफाइल के प्रोटॉन के साथ मिलकर प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा। अब ये जरूरी नहीं कि ये एच पहले से ही यहाँ पर प्रेजेंट था। जब ये लिविंग ग्रुप लीव करेगा, फॉर एग्जांपल अगर ये हेलोजन है तो ये एक्स नेगेटिव के तौर पे लीव करेगा, तो रिएक्शन मिक्सचर से ये प्रोटॉन लेके एच एक्स बना देगा। अब हमने देखना ये है कि एल्डिहाइड कीटोन्स में भी सेम ग्रुप था सी डबल बॉन्ड ओ, बट वहां पर जो हमारा प्रोडक्ट था वो एडिशन प्रोडक्ट था। लेकिन यहाँ भी वही ग्रुप है और इस पे भी अगर सेम वही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो एडिशन तो हुई है बट आफ्टरवर्ड्स एलिमिनेशन हो गई है। अब यहाँ पर ये एलिमिनेशन क्यों हुई है, ये एलिमिनेशन इसलिए हुई है बच्चों क्योंकि यहाँ पर एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है जो इजीली लीव कर सकता है। एल्डिहाइड कीटोन्स में ये ग्रुप कौन सा होगा, एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप जो है वो बेटर लिविंग ग्रुप नहीं है, वो इजीली लीव नहीं करता, इसलिए उनके केस में एडिशन प्रोडक्ट बनता है। जबकि जो एसिड के सारे डेरिवेटिव्स हैं उन सब में एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, वो हेलोजन हो सकता है, वो एस्टर के केस में ओ आर ग्रुप हो सकता है, वो एनहाइड्राइड के केस में एसाइल ग्रुप होगा, और एमाइड के केस में वो NH2 ग्रुप होगा। अब इन सारे एसिड डेरिवेटिव्स में एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है जो इजीली लीव कर सकता है, इसलिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो एडिशन प्रोडक्ट नहीं बना, बल्कि ये दोबारा से रीजनरेट हुआ ग्रुप और यहाँ से लिविंग ग्रुप ने लीव कर दिया, और जो हमारा प्रोडक्ट है ये एलिमिनेशन प्रोडक्ट है। सो जो फर्स्ट स्टेप है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड दैट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वो सेम है। वहां भी ऐसे ही न्यूक्लियोफाइल ने आके कार्बोनिल कार्बन पे अटैक किया था और बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया। तो फर्स्ट स्टेप दोनों का सेम है। ये सेकंड स्टेप है कि जहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन्स जो है उनका एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स होंगे उन सब में एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि उनमें एक लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है जो कि इजीली लीव कर जाएगा। ठीक है। अब ये जो स्टार्टिंग मटेरियल था इसमें कार्बन जो थी sp2 हाइब्रिडाइज्ड थी। अब जो हमारा इंटरमीडिएट है इसमें ये कार्बन टेट्राहेड्रल कार्बन है, मींस sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और लास्ट पे जो हमारा प्रोडक्ट बना वहां से फिर से ये कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब इस केस में ये भी एक एसाइल कंपाउंड था, ठीक है, और जो प्रोडक्ट बना है वो भी एक एसाइल कंपाउंड है, बट वो इससे डिफरेंट है। अब ये डिपेंड करता है कि ये न्यूक्लियोफाइल कौन सा था, जो भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उसके अकॉर्डिंग ये हमारा एसाइल कंपाउंड बन जाएगा। So difference between aldehyde ketones and carboxylic acid is that aldehydes and ketones gives nucleophilic addition reaction, but carboxylic acids gives nucleophilic addition then elimination product. जी, अब ये यहाँ पर वही डिफरेंस बताया है दोबारा से कि फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप जो है वो डिफरेंट है कि टेट्राहेड्रल हेड्रल इंटरमीडिएट जो एल्डिहाइड कीटोन्स में फॉर्म होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है और स्टेबल एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है। जबकि जो इंटरमीडिएट इसमें हमारे इसाइल कंपाउंड्स के साथ बनता है वो एलिमिनेट करता है लिविंग ग्रुप को, और एलिमिनेशन से जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है वो दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा, और इस केस में जो ओवरऑल प्रोसेस है वो एसाइल सब्स्टिट्यूशन है, यानी एसाइल कार्बन पे जो न्यू न्यूक्लियोफाइल है वो आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बाय न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। अब हम यहाँ पर इसकी एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारे पास एसिड हेलाइड है, ये रिएक्शन है सिंपल हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड हेलाइड, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, सो रिएक्शन इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड हेलाइड। तो जितने भी बच्चों एसिड डेरिवेटिव्स हैं इन सब की अगर हम सिंपल हाइड्रोलिसिस करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, तो ये दोबारा से ओरिजिनल स्टार्टिंग एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब हम इस रिएक्शन में देखते हैं एसिड हेलाइड है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है वाटर, इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये लोन पेयर्स हैं, तो ऑक्सीजन कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगी और ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। अब ऑक्सीजन जब 3 बॉन्ड्स फॉर्म करेगी तो बच्चों ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज,
और इस ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड दोबारा से यहाँ शिफ्ट होगा और ये लिविंग ग्रुप है इस केस में हैलोजन, ये यहाँ से लीव कर जाएगा। ये बॉन्ड डबल बॉन्ड दोबारा से रीजनरेट हो गया, लिविंग ग्रुप ने लीव कर दिया, बट अभी इस ऑक्सीजन पे स्टिल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। क्लोराइड ने कैसे लीव किया? HCl नेगेटिव क्लोराइड आयन के तौर पे, यानी विद इलेक्ट्रॉन पेयर ये क्लोराइड यहाँ से क्लोरीन एटम गया है, क्लोराइड नेगेटिव प्रेजेंट है। अब ये क्लोराइड नेगेटिव प्रेजेंट है, इसने स्टेबलाइज होना है, तो इसको क्या चाहिए? प्रोटॉन। और ये प्रोटॉन कहाँ से लेगा? इस वाटर मॉलिक्यूल से जिसमें एक्स्ट्रा प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो ये यहाँ से जब प्रोटॉन ले लेगा तो HCl बन जाएगा, ठीक है, HCl बन जाएगा और यहाँ पे RC डबल बॉन्ड ओ OH बन गया, ठीक है, RC डबल बॉन्ड ओ OH बन गया। अब यहाँ पर इन्होंने वाटर भी लिखा है, वाटर अगर इस प्रोटॉन के साथ रिएक्ट कर लेगा तो हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, अदरवाइज ये प्रोटॉन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो HCl बन जाएगा। अब देखें स्टार्टिंग मटेरियल था एसिड हैलाइड और जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हमने क्या किया? सिंपल हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक सिंपल हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड हैलाइड किया, तो इससे एसिड दोबारा से रीजनरेट हो गया है। तो इसमें जस्ट ये एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन की, कि पहले एडिशन हुई है इस स्टेप में टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया, बट एट द एंड फिर से एलिमिनेशन हुई है और जो प्रोडक्ट है उसमें एसाइल कार्बन दोबारा से रीजनरेट हो गई है। जी, अब पहले तो हमने कंपेयर किया एल्डिहाइड कीटोन्स को विद कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब नेक्स्ट हम सारे एसिड डेरिवेटिव्स को कंपेयर करेंगे कि इनमें से कौन सा डेरिवेटिव जो है वो रिएक्टिव है और कौन सा डेरिवेटिव जो है वो लेस रिएक्टिव है। अब हमारे पास 4 एसिड डेरिवेटिव्स हैं, एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एमाइड। अब ये पढ़ चुके हैं कि चारों एसिड से कैसे फॉर्म होंगे, थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट करवाने से, एसिड से रिएक्ट करवाने से, अल्कोहल से रिएक्ट करवाने से और अमोनिया से। अब कंपैरिजन उन्होंने दे दिया कि एसिड हैलाइड्स आर मोस्ट रिएक्टिव। एसिड के जो चारों डेरिवेटिव्स हैं उनमें से एसिड हैलाइड्स मोस्ट रिएक्टिव हैं और एसिड एमाइड्स लीस्ट रिएक्टिव हैं। एनहाइड्राइड और एस्टर जो हैं वो इंटरमीडिएट हैं। अब हमने नेक्स्ट रीजन पढ़नी है कि व्हाई एसिड हैलाइड्स आर मोस्ट रिएक्टिव एंड एसिड एमाइड्स आर लीस्ट रिएक्टिव। फर्स्ट ग्रुप्स बताए हैं यहाँ पे कि कौन सा लिविंग ग्रुप है। आप देखें अगर एसिड हैलाइड रिएक्ट करेगा तो लिविंग ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद जब एलिमिनेशन होगी तो लिविंग ग्रुप क्या है? क्लोराइड। अगर एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्ट करेंगे तो लिविंग ग्रुप क्या है? एसाइल ग्रुप। इस केस में लिविंग ग्रुप है OR नेगेटिव और इस केस में लिविंग ग्रुप है NH2, ठीक है। अब हम एक रूल पढ़ चुके हैं बच्चों, एल्काइल हैलाइड्स में हमने जब लिविंग ग्रुप्स पढ़े तो वहां पर हमने पढ़ा था गुड लिविंग ग्रुप्स और पुअर लिविंग ग्रुप्स, ठीक है, बेटर लिविंग ग्रुप्स और पुअर लिविंग ग्रुप्स। वहां पे हमने प्रॉपर डिटेल पढ़ी थी कि बेटर लिविंग ग्रुप कहाँ कौन होगा। तो वहां पर यह था कि जो वीकेस्ट बेस इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, वीकेस्ट बेस इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, कि जो वीकेस्ट बेस होगी वो बेस्ट लिविंग ग्रुप होगी। अब हमने देखना है इन चारों में से क्लोराइड, एसाइल, एस्टर, एमाइड, इन सब में से वीकेस्ट बेस कौन सी है और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सी है। तो एमाइड देखिए ये तो बेस है, ठीक है, बेसिक है, सबसे ज्यादा बेसिक एमाइड है और जो लीस्ट बेसिक है वो क्लोराइड है। क्लोराइड क्यों वीकेस्ट बेस है? क्योंकि ये HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड की कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। क्लोराइड क्या है? HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड की जो कॉन्जुगेट बेस होगी वो वीक होगी। तो ये वीकेस्ट बेस इन चारों में से क्लोराइड वीकेस्ट बेस है, सो इट्स अ बेस्ट लिविंग ग्रुप। और एमाइड जो है इन चारों में से वो बेस्ट बेस है, सो इट्स द पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप आउट ऑफ दीज 4। तो जिसका लिविंग ग्रुप बेस्ट होगा वो इजीली लीव करेगा, और अगर लिविंग ग्रुप इजीली लीव कर रहा है मींस वो कंपाउंड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। इसीलिए एसिड हैलाइड जो है वो इन चारों एसिड डेरिवेटिव्स में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैं, और जो एसिड एमाइड्स हैं उनका लिविंग ग्रुप पुअर है, इसलिए वो सबसे ज्यादा सबसे लेस रिएक्टिव हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा एसिड क्लोराइड रिएक्टिव हैं, देन उनसे कम एसिड एनहाइड्राइड, देन एस्टर और लास्ट वन एमाइड्स। तो ये किस बेस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ लीविंग ग्रुप, ठीक है बच्चों। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है आपको
कि एसिड हैलाइड जो है वो मोस्ट रिएक्टिव क्यों है एसिड डेरिवेटिव्स में, तो रीजन क्या है, लिविंग ग्रुप। इसका जो लिविंग ग्रुप है वो वीकेस्ट बेस है, और जो वीकेस्ट बेस है वो बेस्ट लिविंग ग्रुप होती है। तो बेस्ट लिविंग ग्रुप की वजह से ही जो एसिड हैलाइड्स हैं वो मोस्ट रिएक्टिव हैं। अब नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं एसिड क्लोराइड्स की नेमिंग देखेंगे हम कि हाउ एसिड क्लोराइड्स आर नेम्ड। नाउ एसिड क्लोराइड्स आर नेम्ड बाय रिमूविंग ending ic of acid by the word YL, and the word acid is replaced by chloride or halide। ठीक है, एसिड हेलाइड्स की नेमिंग के लिए हम जो भी ओरिजिनल एसिड होगा उसके नाम के एंड से आईसी को रिमूव करके यहाँ पर YL लगाएंगे, और वर्ड एसिड की बजाय लगाएंगे हेलाइड। अब अगर वो क्लोरीन है वहां पे लगा हुआ तो क्लोराइड होगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड होगा, यानी यहाँ पे एसिड की बजाय हम वर्ड लगाएंगे हेलाइड। अब फॉर एग्जांपल ये 2 कार्बन जो हमारा एसिड है ये एसिटिक एसिड है। अब इसके OH को रिप्लेस करके अगर हमारे पास क्लोराइड आएगा तो इसको हम कहेंगे एसिटाइल क्लोराइड, यानी हमने यहाँ से आई रिमूव कर दिया, उसकी बजाय हमने YL लगाया, और एसिड की बजाय हमने वर्ड यूज करना है क्लोराइड, सो इट्स एसिटाइल क्लोराइड। अब नेक्स्ट ये भी बताया गया रूल में कि अगर किसी एसिड के एंड पे OIC आ रहा है तो O को रिमूव नहीं करना, सिर्फ IC को रिमूव करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास बेंजोइक एसिड है, बेंजीन रिंग पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है, और इसका अगर हम हेलाइड बनाते हैं, यहाँ से OH रिमूव करके यहाँ पे क्लोराइड लगाते हैं, तो बेंजोइक एसिड से IC ही रिमूव करेंगे, और ये हो जाएगा बेंजोइल क्लोराइड। इन कुछ एसिड्स हैं जिनके नाम में ओ नहीं आता, वहां पे हम ओ नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर किसी के नाम के एंड में OIC आ रहा है तो ओ को रिमूव नहीं करना, सिर्फ IC को ही आपने रिमूव करना है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 4 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज ब्यूटानोइक एसिड, और अगर हम इसका हेलाइड बनाएंगे तो दिस इज ब्यूटानॉइल क्लोराइड, यानी ने यहाँ भी ओ को रिमूव नहीं किया, सिर्फ IC की बजाय हम लगाएंगे यहाँ पर YL। Now, next are some physical properties of carboxylic acids। आप इन एसिड नेमिंग से रिलेटेड आप एक्सरसाइज से क्वेश्चंस करेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। Now, next are some physical properties of carboxylic acid, that is, sorry, acid halides। Now, acid chlorides of up to 13 carbon atoms are liquid at room temperature and their boiling points are lower than those of carboxylic acids। ठीक है, एसिड क्लोराइड्स को अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड से कंपेयर करें तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो लो हैं एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम विच दे आर ड्राइव्ड। जैसे एसिटिक एसिड से एसिटाइल क्लोराइड है तो एसिटाइल क्लोराइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होगा एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। अब इसकी इवन दो देयर मॉलिक्यूलर वेट्स आर हायर, यानी जो एसिड हैलाइड होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट हाई होगा एज कंपेयर टू एसिड, क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप है और यहाँ पर उसकी बजाय क्लोरीन आया है, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो एसिड हैलाइड का अगरचे मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, लेकिन फिर भी उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एसिड से कम है। इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, के जो एसिड्स हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है, और जब भी हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। लेकिन यहाँ पर जब हेलाइड बन जाएगा, जब क्लोराइड बन जाएगा, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच नहीं है, सो इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होने के बावजूद भी जो हमारे हेलाइड्स होंगे, एसिड हेलाइड्स, एसिड क्लोराइड्स, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स एसिड से लो होंगे। रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन एसिड क्लोराइड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। However, वो कह रहे हैं their boiling points are close to their those of alkyl chlorides। ये एसिड क्लोराइड है, अगर इसी मोलिकुलर मास का एल्काइल क्लोराइड होगा, एल्काइल हैलाइड होगा, तो उनसे क्लोज होंगे, क्योंकि इनके मोलिकुलर मास बेशक रिजेंबल नहीं करेंगे लेकिन इनकी स्ट्रक्चर 5 कार्बन अगर उसमें भी हैं, इसमें भी हैं, और हेलोजन प्रेजेंट है, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्लोज होंगे एक दूसरे से। या फिर एल्डिहाइड से क्लोज होंगे और कीटोन से, क्योंकि उनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। या फिर अगर कोई भी दूसरा अनएसोसिएटेड लिक्विड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट इनसे क्लोज है, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स उससे रिजेंबल करेंगे। अनएसोसिएटेड मींस के जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। सो एसिड क्लोराइड जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, क्योंकि वाटर के साथ इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगी। बहुत
कम हो सकती है ड्यू टू दिस ऑक्सीजन, लेकिन जैसे जैसे कार्बन बढ़ रहा है तो फिर ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, बट ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होंगे. Up till now, it was naming of acid chlorides and their physical properties. In next lecture, we will study about their preparation. So up till now, thank you, students.